हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक है। आज हम लोग साइमन कमीशन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और यह एक वैधानिक आयोग था भारत में संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विरुद्ध में या राष्ट्रवादी आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए भारत में जो लोगों के अंदर आक्रोश था और उस आक्रोश को कम करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं, कभी कोई आयोग या इस तरह से कमीशन का गठन किया जाता है तो उसके पीछे का उद्देश्य होता है वो उस व्यवस्था को जिस संदर्भ में उसका गठन किया जाता है उस व्यवस्था में वो विस्तृत स्वरूप प्रदान करता है। विस्तृत संदर्भ में अपनी जो टीम होती है वो टीम वर्क करती है वहाँ पे जा कर के। और भारत में भी यही चीज़ हुआ। साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था देने के लिए यहाँ पे स्टडी किया और इस तरह से साइमन कमीशन भारत में आता है। तो साइमन कमीशन के संदर्भ में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं, किस तरह से भारतीयों का साइमन कमीशन के प्रति क्या रुचि पैदा होती है, क्या उनका विचार होते हैं, साइमन कमीशन के संदर्भ में क्रांतिकारियों का क्या राय थी, अलग अलग लोगों की क्या राय थी, तो इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये पूरा मैटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसे बस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं साइमन कमीशन क्या था, इसका क्या स्वरूप था, कितने इसमें सदस्य थे, क्या इसमें भारतीय भी सम्मिलित थे या केवल अंग्रेज लोग शामिल थे, भारतीयों की साइमन कमीशन के प्रति क्या विचार थी, क्या सोच थे, उसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। साइमन कमीशन। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है साइमन कमीशन। आज हम लोग साइमन कमीशन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, तो इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि इसका गठन क्यों हुआ था, गठन के पीछे क्या कारण थे और इसका भारत में विरोध क्यों हुआ, यानी भारतीय लोग इसका विरोध क्यों किए साइमन कमीशन का, और साइमन कमीशन का रिपोर्ट क्या हुआ, यानी इसके क्या परिणाम हुए, तो इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के गठन की परिस्थितियां या पृष्ठभूमि के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या पृष्ठभूमि थी, क्यों गठन किया गया या इसके क्या कारण थे। तो पहला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो कहने का मतलब है 1919 में चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसी के समय में या उसी में इस तरह की व्यवस्था दी गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा और उसी के कारण जो है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी 1927 में गठन हो गया था और 1928 में भारत आया था। तो इस तरह से ये पृष्ठभूमि थी, यानी चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ही इस तरह की व्यवस्था दे दी गई थी साइमन कमीशन के संदर्भ में। दूसरा, भारतीय जनता कांग्रेस की मांग थी। तो कहने का मतलब है कांग्रेस भी यह मांग कर रही थी, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भारतीय जनता सहमत नहीं थी, इसलिए भारतीय जनता भी चाह रही थी कोई एक कमीशन आए जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण करे, एनालिसिस करे। तीसरा, लेबर पार्टी के जीतने की संभावना थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में और वह उसको लग रहा था कि लेबर पार्टी की सरकार जीत जाएगी और लेबर पार्टी की सरकार जीत जाएगी तो भारतीयों के लिए कुछ बेहतर काम करेगी या फिर भारतीयों को स्वराज्य प्रदान कर सकती है। तो इस डर के कारण कि लेबर पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में कंजर्वेटिव की सरकार जो थी उसने डिसीजन लिया कि हम साइमन कमीशन सरकार चुनाव जीतने के पहले ही क्यों ना भेज दिया जाए, जिससे उनको जो डर था उस डर को दूर करने के लिए कि पहले ही हम इसका काम जो आगे आने वाले टाइम में लेबर पार्टी कर सकती है और लेबर पार्टी हो सकता है भारतीय गवर्नमेंट या भारत के साथ जो है स्वराज प्रदान कर देती। इस संदर्भ में ऐसा किया गया था। चुनाव के हार के डर से 1927 में ही साइमन कमीशन आयोग का गठन कर दिया गया था। तो यानी जो वहाँ के प्रेजेंट टाइम की जो सरकार थी उसको डर लग रहा था कि साइमन कमीशन पहले ही बना दिया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर लेबर पार्टी की सरकार बन गई तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है भारत को स्वराज्य प्रदान कर दे। इस भय के कारण ही 1927 में ही साइमन कमीशन आयोग का गठन कर दिया गया, जो कि आने वाले टाइम में आगे भी किया जा सकता था, लेकिन चूंकि उसको लगता था कि साइमन कमीशन का गठन अगर नहीं करेंगे तो लेबर पार्टी की सरकार बन गई अगर, तो भारत को हो सकता है स्वराज प्रदान कर दिया जाए, और इसी भय के कारण ही 1927 में ही साइमन कमीशन आयोग का गठन कर दिया गया। तो ये साइमन कमीशन की परिस्थितियाँ थी, साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि थी जिसके कारण भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन के संदर्भ में देखेंगे साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया भारत में, यानी भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, तो उस संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया, जिसमें 7 सदस्य थे, यानी साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित, यानी अध्यक्ष को मिलाकर के सभी जो है इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। इसकी एक विशेषता थी। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए भी भारतीयों ने किया था। दूसरा, अध्यक्ष जॉन साइमन अंग्रेज स्वयं था,
इसलिए भी भारतीयों ने विरोध किया। तीसरा, भारतीय लोगों को आयोग में शामिल नहीं किया गया था, तो भारतीयों को भी इस आयोग में कमीशन में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का क्या किया था, विरोध किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, ये सारे फैक्टर थे जिसके कारण भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। साइमन कमीशन या साइमन आयोग के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, यानी साइमन कमीशन के जो टोटल कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर के, और सबकी इनकी विशेषता ये थे कि ये सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। तो इस तरह से भारतीयों को लगता था कि सभी ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं और भारतीयों को इसमें एक भी शामिल नहीं किया गया है। तो साइमन कमीशन के 7 सदस्य वहाँ के पार्लियामेंट के सदस्य थे ब्रिटेन के, और इस तरह से 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य होने के नाते जांच समिति यानी इस कमीशन के सदस्य बनाए गए, और ये कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में जांच करने आया था, क्या भारतीयों को संवैधानिक व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए या नहीं। तीसरा से साइमन कमीशन या साइमन आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, जिन्होंने भारत में जांच करने के उद्देश्य से, भारत में एनालिसिस करने के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे, और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, और उसके पीछे अंग्रेज़ों का तर्क था, यानी भारतीय जब विरोध कर रहे थे कि सभी अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज़ों ने अपना तर्क दिया कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज क्यों रखे गए हैं। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो कि ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाना था, कोई असुविधा न हो, इसलिए सभी संसद के सदस्यों को शामिल किया गया है जो अंग्रेज़ थे। यानी अंग्रेज़ों ने यह तर्क दिया, जो मेंबर्स थे उन्होंने यह तर्क दिया कि चूँकि यह रिपोर्ट कहाँ पे प्रस्तुत की जानी है, ब्रिटेन की संसद में, और ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किए जाने के कारण कोई दिक्कत न हो, कोई समस्या न हो, इसलिए ब्रिटेन के संसद के सदस्यों को ही इसमें मेंबर बनाया गया था। तो इस तरह से अंग्रेज़ों का अपना यह पक्ष था, अंग्रेज़ों का अपना यह तर्क था भारतीयों को संतुष्ट करने में, लेकिन भारतीयों ने विरोध किया था, और भारतीयों ने भी अपना तर्क दिया था जो विरोध किया था। भारतीयों ने क्या तर्क दिया था, ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय सदस्य थे, यानी भारतीयों ने तर्क दिया कि 2 सदस्य हमारे ब्रिटिश संसद में हैं, उनको भी तो शामिल किया जा सकता था। अब देखेंगे कौन कौन से लोग हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सकलाट वाला थे, तो यानी इस तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स एक भारतीय सदस्य थे। दूसरे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड सिन्हा थे, इन्हीं लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। तीसरा से 2 सदस्य भारतीय थे, और अंग्रेज चाहते तो इन 2 सदस्यों को शामिल किया जा सकता था। तो भारतीयों का अपना तर्क था कि अगर अंग्रेज एक तरफ ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों को ही मेंबर बनाया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो 2 भारतीय सदस्य थे ब्रिटिश संसद में, उनको बनाया क्यों नहीं गया, इसके कारण भी विरोध हुआ। भारतीयों को विरोध के पीछे ब्रिटिश संसद के 2 भारतीय सदस्यों के होते हुए भी क्यों अंग्रेजों को ही साइमन कमीशन में ही शामिल किया गया। तो भारतीयों का अपना तर्क था कि अंग्रेज एक तरफ ये कह रहे हैं कि केवल ब्रिटिश संसद के सदस्यों को शामिल किया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जब ऑलरेडी 2 सदस्य भारतीय थे तो उनको भी तो शामिल किया जा सकता था, लेकिन अंग्रेज़ों की यह चाल थी और भारतीयों को शामिल इसमें नहीं किया गया, यानी भारतीयों को साइमन कमीशन में मेंबर नहीं बनाया गया। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया, जो आने वाले टाइम में एक समस्या बन करके उभरी। साइमन कमीशन के सदस्यों का क्या स्वरूप था, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक सदस्य लिबरल पार्टी के थे, जो जिसमें जॉन साइमन जो अध्यक्ष थे वो लिबरल पार्टी के सदस्य थे। तीसरा से भी आपको जानना चाहिए कि जो अध्यक्ष थे किस पार्टी के थे, लिबरल पार्टी के। 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी के थे, यानी सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य थे जो सरकार थी। 2 सदस्य लेबर पार्टी के थे, जिसमें से क्लीमेंट एटली थे, और क्लीमेंट एटली 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। 7 सदस्य किस किस पार्टी के थे, इस बिंदुओं को हमने अवगत कराया आपको। साइमन कमीशन के विरोध की शुरुआत कैसे हुई, तो साइमन कमीशन के सदस्य मुंबई बंदरगाह पर उतरे, यानी जल जहाज़ से आए थे भारत में। मुंबई बंदरगाह पर साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ पे लोगों ने काली पट्टियाँ दिखाई, प्रदर्शन करना शुरू किया, और इस तरह से साइमन भारत से वापस जाओ, साइमन भारत से वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो इस तरह से ये आपको जानना ज़रूरी है कि साइमन कमीशन के विरोध की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी, यानी कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, और इनकी टीम जो 7 सदस्य थे वो कहाँ पे उतरे थे भारत में, तो मुंबई बंदरगाह पे उतरे थे। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको ध्यान रखना है कि मुंबई बंदरगाह पे ये सभी 7 सदस्य उतरे थे। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने गोली चलाई, बहुत लोग घायल हुए। कांग्रेस ने साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन यानी सफ़ेद लोगों का कमीशन का नाम दिया, यानी इसमें अंग्रेज
अंग्रेज लोग शामिल थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। सफ़ेद लोगों का कमीशन था, गोरे लोगों का ये कमीशन था, और इस तरह से इसे श्वेत कमीशन के नाम से बोला गया या जाना गया। आगे इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि साइमन कमीशन का किस तरह से कैसे किस किस रूप में नेतृत्व किया गया, कहाँ कहाँ पे इसका विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में पारित हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे भी एक, कि 1927 में मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के, वो अलग वीडियो है, उससे आप रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आप स्टडी कर सकते हैं जाकर के चैनल्स पे। तो यहाँ पे आपको केवल इतना ही जानना है कि 1927 मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 3 फरवरी 1928 को मुंबई बंदरगाह पर सदस्यों के उतरते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। तो डेट आपको याद रखनी है कि साइमन कमीशन भारत में कब पहुँचा, 3 फरवरी 1928 को, और कहाँ पे पहुँचा था, मुंबई बंदरगाह पर। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। तो इस तरह से 7 सदस्य थे। 3 फरवरी 1928 को मुंबई बंदरगाह पे जलयान से आते हैं भारत में और यहाँ पे उतरते हैं और भारतीयों ने इसका विरोध किया। अब इसमें क्रम में देखेंगे कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विरोध किया गया। यानी कलकत्ता में नेतृत्व कभी कभी आता है इस तरह से। साइमन कमीशन का नेतृत्व, विरोध करने का नेतृत्व कौन कर रहा था, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। तो इस तरह से कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों ने साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगाए, काली पट्टियाँ लेकर के प्रदर्शन किया। भीड़ भाड़ वाले एरिया में काफ़ी लोगों ने जुलूस निकाला। तो इस तरह से कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान था साइमन कमीशन के विरोध में, और इनके साथ इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया। इसी क्रम में देखेंगे लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। तो यहाँ भी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत अंतिम समय तक डटे रहे। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसमें बहुत ज़्यादा गोविंद बल्लभ पंत जो काफ़ी इनको चोटें लगी, और ये पूरे जीवन काल तक जो है इस तकलीफ़ से, इस पीड़ा से झेलते रहे, क्योंकि उनको काफ़ी चोटें लग गई थी। शारीरिक रूप से आंतरिक चोटें लग गई थी, जिसके कारण उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत आगे चल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लाहौर में के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह की पार्टी, यानी उनका संगठन था जिसका नाम नौजवान भारत सभा, ने विरोध प्रदर्शन किया। यानी नौजवान भारत सभा की टीम ने विरोध किया था। हालांकि भगत सिंह यहाँ पे उपस्थित नहीं थे उस टाइम में, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। और अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स के आदेश से लाठीचार्ज किया गया, और स्वयं सैंडर्स ने भी लाठीचार्ज किया था, और उनकी एक लाठी जो है लाला लाजपत राय के सिर पे लगी थी। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए, क्योंकि उनके सर पे बहुत गहरी चोट लग गई थी लाठीचार्ज के कारण। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय सर के चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को ठहराया गया, और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को करके बदला को पूरा किया गया। यानी कहने का मतलब है लाठीचार्ज में के जिम्मेदार सैंडर्स को माना गया था, और ऐसे कंडीशन में सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया। तो इस तरह से भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। इस हिंसात्मक घटना के कारण ब्रिटिश सरकार चौंकन्ना हो गई थी, क्योंकि क्रांतिकारियों ने हथियार के बल पर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना शुरू कर दिया था। सैंडर्स की हत्या के मामले में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि इन्होंने ही सैंडर्स की हत्या की थी और इन्हीं को दोषी पाया गया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। तो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद घटना थी। अब हम लोग साइमन कमीशन के विरोध के समर्थन में अध्ययन करेंगे कौन लोग विरोधी थे और कौन लोग समर्थक थे। तो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना जो विरोध किया था साइमन कमीशन का, जबकि मुस्लिम लीग के ही मोहम्मद शफी और उनके समर्थक इसका समर्थन किए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साइमन कमीशन के समर्थन में मद्रास की जस्टिस पार्टी, डिफरेंस्ड क्लास एसोसिएशन और BR अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो इस तरह से समर्थक लोग थे। अब हम लोग साइमन कमीशन कितनी बार भारत में आया उसका अध्ययन करेंगे। प्रथम चरण में फरवरी 1928 से मार्च 1928
प्रथम चरण में साइमन कमीशन आया था। द्वितीय चरण का जो टाइमिंग है अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक है। इस तरह से साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, 2 चरणों में भारत में आकर के समीक्षा किया और इस समीक्षा करने के पश्चात उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो 27 मई 1930 को प्रस्तुत की गई। उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की जाए, प्रांतों के साथ देशी रियासतों को भी शामिल किया जाए और मतदान 3% से बढ़ाकर 10% किया जाए। इस तरह से साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई थी उसमें उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए और सुझावों के क्रम में कुछ सुझाव माने गए जबकि कुछ सुझाव नहीं माने गए थे। इन्हीं सुझावों के क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए। तो जैसा कि आप जानते हैं साइमन कमीशन सुझाव के संदर्भ में ही भारत आया था। इसी क्रम में उन्होंने साम्प्रदायिक निर्वाचन जारी रखने की बात कही कि साम्प्रदायिक निर्वाचन जारी रहेगा, केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव अप्रत्यक्ष हो और प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव हो और उनके माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव हो। तो कहने का मतलब है कि केंद्रीय चुनाव मंडल का चुनाव किस रूप में हो, अप्रत्यक्ष रूप में। एग्जाम इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने सिफारिश किस रूप में किया था। तो केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो और प्रांतों में प्रत्यक्ष तरीके से हो और प्रांत के सदस्य ही केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो इस तरह से सामुदायिक निर्वाचन के संदर्भ में केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया। साइमन कमीशन के संदर्भ में अगला सुझाव था सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और 10 वर्ष बाद पुनर्निरीक्षण व्यवस्था समाप्त किया जाए। यानी 10-10 वर्ष में जो आयोग भारत आता था, संवैधानिक सुधारों की चर्चा करता था, जांच पड़ताल करता था और इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात की गई और गोलमेज सम्मेलन बुलाने की बात रखी गई।